आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस का कहर मुसलसल बढ़ता ही जा रहा है। अब एक दिन में यानी 24 घंटों में तकरीबन 10,000 मामले सामने आ रहे हैं। इस तरह रोजाना बड़ी तादाद में कोरोना के मामले सामने आते जा रहे हैं। लोगों में इसकी वजह से एक डर और खौफ का माहौल है। सवाल यहां पर यह उठता है कि इस मुश्किल घड़ी में क्या सरकार और इंतजामिया अपनी जिम्मेदारियां 100% निभा रहे हैं? मुश्किल हालात से बाहर निकलने के लिए क्या सरकार की तैयारियां मुकम्मल हैं? क्या वाकई सरकार की कहनी और करनी में कोई फर्क नजर नहीं आता? आज इन्हीं सवालों के जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ प्राइम डिबेट में जुड़ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। कोरोना का कहर है जारी, डर के साए में अवाम, कैसे थमेगा खतरा? हिंदुस्तान में कोरोना वायरस का कहर मुसलसल बढ़ रहा है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान एक बार फिर कोरोना इन्फेक्शन के तकरीबन 10,000 नए मामले सामने आए हैं। इस तरह रोजाना बड़ी तादाद में कोरोना इन्फेक्शन के मामले सामने आने से लोगों में दहशत का आलम है। चूंकि लॉकडाउन में नरमी कर दी गई है, इसलिए इन्फेक्शन के मामलों में इजाफा फिक्र का सबब बन रहा है। मरकजी वजारत बराए सेहत और खानदानी फलाह की तरफ से आज कोरोना इन्फेक्शन के ताज़ा आदादोशुमार पेश किए गए। इसके मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 9,985 केसेस सामने आए हैं, जिससे मुतासरीन की मजमूई तादाद 3.25 लाख से जायद हो गई है। इस दौरान इस वबा की वजह से 279 अफराद के हलाक होने की इत्तला भी वजारत ने दी। इन हलाकतों के बाद कोरोना इन्फेक्शन से हलाक शुदगान की तादाद बढ़कर 7,745 हो गई है। ताज़ा आदादोशुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 2,76,583 हो गई है। मुल्क में फिल वक्त कोरोना वायरस के 1,33,632 केसेस हैं, जबकि 1,35,206 अफराद इस वबा से सेहतयाब हो गए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासतों की सूरत हाल का जायजा लेने पर पता चलता है कि महाराष्ट्र हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मुतासिर है। कोरोना को काबू करने के लिए लगाए गए लॉकडाउन में नरमी से आवाम को बड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन दूसरी जानिब कोरोना के बढ़ते मामलों ने आवाम को खौफ में भी मुब्तला कर दिया है। कुछ माहिरीन का मानना है कि लॉकडाउन में नरमी और मजहबी मकामात को खोलने से कोरोना के मामलों में इजाफा यकीनी है। ऐसे में बहुत मोहतात रहने की जरूरत है। बगैर जरूरत घरों से न निकलें, बच्चों और घर के बुजुर्गों का खास ख्याल रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो मुल्क में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है, मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक तरफ लॉकडाउन में नरमी दी गई, तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो कोरोना के मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों की अगर हम बात करें तो गुज़िश्ता 24 घंटों में हम देख रहे हैं, कई दिन से चल रहा है कि एक दिन में तकरीबन 10,000 मामले कोरोना के डेली मुल्क में सामने आ रहे हैं। जो ग्राफ है, जो तादाद है, ये काफी डरावना है। और अब अगर हम कुल मामलों की बात करें तो तकरीबन 2.25 लाख तक ये तादाद पहुंच चुकी है। ऐसे में सरकार की तैयारी क्या कुछ है? और माहिरीन की खासतौर से हम बात करें, डॉक्टरों की बात करें, तो वो ये लगातार कह रहे हैं कि अभी कोरोना अपने शबाब पर नहीं पहुंचा, अपने पीक पर एक तरह से नहीं पहुंचा है। जून का महीना यानी हालिया जो महीना, यह बहुत खतरनाक है। बहुत ज्यादा इसमें सतर्क रहने की जरूरत है, मुतहर्रिक रहने की जरूरत है। और इसके अलावा जुलाई की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत है। जून और जुलाई, इन 2 महीनों में लगातार हमने देखा कि मुल्क के मुख्तलिफ रियासतें, खासतौर से दिल्ली की हम बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, यहां पर हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि तकरीबन 5 लाख से ज्यादा केसेस होंगे जून और जुलाई के महीने के आखिर में, दिल्ली की सिर्फ अगर बात करें। इसके अलावा अगर मुल्क की बात करें, जितनी तेजी से मामले बढ़ रहे हैं, यह तादाद कहां जाएगी इसका गुमान अभी नहीं लगाया जा सकता है। यानी जो तस्वीर है वो बहुत डरावनी है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार की तैयारी क्या कुछ है, इंतजामिया की तैयारी क्या कुछ है,
इसी पर हम बात करेंगे, इसी को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ आतिशी जी हैं, आम आदमी पार्टी दिल्ली के रुकने असेंबली भी हैं और तर्जुमान भी हैं। आतिशी जी, न्यूज 18 उर्दू में आपका बहुत इस्तकबाल है। और मेरे पास गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, जो कि स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। कुछ देर में कांग्रेस स्पोक्स पर्सन मीम अफजल साहब, डॉक्टर MS कंवर जी, जो कि माहिर हैं, मेडिकल एक्सपर्ट हैं, वो भी हमारे साथ होंगे। और अरविंद वाजपेयी साहब, वाइस प्रेसिडेंट हैं LJP के, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं सबसे पहले आतिशी जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। आतिशी जी, जो तस्वीरें हैं बड़ी डरावनी हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने आज कहा कि जून और जुलाई के आखिर में, खासतौर से अगर बात की जाए तो दिल्ली में कोरोना के जो मामले हैं वो 5 लाख के ऊपर चले जाएंगे। मतलब ये जो पिक्चर निकल कर आ रही बहुत डरावनी है। क्या सरकार की तैयारियां भी इस तरह की हैं? देखिए, ये जो पिक्चर डरावनी लग रही है, ये कोई नई बात नहीं है। ये इस कोरोना वायरस का जो ग्राफ है, ये हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं जी। कोरोना वायरस जो विपदा है, मुझे नहीं लगता कि पूरी दुनिया के इतिहास में कोई इतनी बड़ी विपदा आई है जैसे हम कोरोना वायरस में देख रहे हैं। ये ऐसी बीमारी है जिसकी फैलने की स्पीड बहुत ज्यादा है और इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। और एक के बाद एक दुनिया के अलग अलग देशों में जिस रेट पर ये फैली है, भारत में भी ये जिस रेट पर फैली है, और जैसा आपने देखा है कि पूरी दुनिया में हम एक चीज देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा कहर कोरोना का किसी भी मुल्क के बड़े शहरों में आया है, क्योंकि वहां पर इंटरनेशनल फ्लाइट्स का आवागमन रहता है। तो अगर आप अमेरिका में देखेंगे तो सबसे ज्यादा असर न्यूयॉर्क पे दिखता है, इंग्लैंड में देखेंगे सबसे ज्यादा असर लंदन पे दिखता है, इटली में देखेंगे सबसे ज्यादा असर रोम में दिखता है, और उसी तरह भारत में सबसे ज्यादा असर दिल्ली और मुंबई में दिखता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा इंटरनेशनल फ्लाइट्स आई और इसका असर हम यहाँ पे दोनों जगह देख सकते हैं। तो ये तो मैं कहूंगी कि कोई मतलब शायद ये एक तरह से एक्सपेक्टेड ही कोरोना वायरस का जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है उसके तहत हो रहा है। जहां तक तैयारी की बात है, दिल्ली की सरकार तो शुरू से ही इसकी काफी युद्ध स्तर पे तैयारी कर रही है। हमारे आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में 15,000 बेड्स की जरूरत होगी महीने के अंत तक, जिनकी तैयारी काफी स्पीड पर चल रही है। अस्पतालों में भी, स्टेडियम्स को भी कन्वर्ट किया जा रहा है, होटल्स में भी बेड्स यूज किए जा रहे हैं। यही आंकड़ा हमारे हिसाब से 15 जुलाई तक 30,000 तक पहुंच जाएगा और जुलाई के अंत तक 80,000 तक पहुंच जाएगा। तो युद्ध स्तर पर दिल्ली सरकार तो तैयारी कर रही है। स्टेडियम्स को कन्वर्ट करना, इन सब तक यहाँ पे ऑक्सीजन के प्लांट्स खड़े करना, क्योंकि कोरोना में जो सबसे बड़ी, कोरोना वायरस में ऐसी क्योंकि कोई दवा नहीं है, लेकिन जब भी पेशेंट सीरियस होता है उसे संभालने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो स्टेडियम्स के आसपास ऑक्सीजन के प्लांट्स खड़े करना, कि अगर वहां पे आपको 500,000 पेशेंट्स को एक समय पे रखना पड़ेगा और ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो उस सब की तैयारी दिल्ली में युद्ध स्तर पर चल रही है। बिल्कुल, यानी आगे लड़ाई बहुत लंबी है और उसके लिए तैयारियां भी उसी तरह से जंगी पैमाने पर करनी पड़ेंगी। आतिशी जी, इस पर हम और भी आपसे आगे बात करेंगे। मेरे साथ एक और खास मेहमान डॉक्टर MS कंवर जी, जो कि रेस्पिरेटरी मेडिसिन के एक्सपर्ट हैं, माहिर हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ गए और कोरोना पर कई बार डॉक्टर कंवर हमारे साथ इस डिबेट में जुड़े हैं। डॉक्टर MS कंवर, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। मैं डॉक्टर कंवर आपके पास ही आना चाहूंगा, गोपाल कृष्ण जी उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। डॉक्टर कंवर, जिस तरह से आतिशी जी खासतौर से दिल्ली के बारे में बता रही थी कि खतरा बहुत बड़ा है, लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं और आने वाले दिनों में हॉस्पिटल्स की बात करें तो 15,000 से ज्यादा बेड्स की जरूरत होगी, ऑक्सीजन की बड़े पैमाने पर जरूरत होगी। और अगर पूरे मुल्क की हम बात करें तो पिछले हम कई दिनों से देख रहे हैं कि पिछले 24 घंटों में 10,000 तकरीबन केसेस सामने आ रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि ये कब तक इस तरह के हालात बने रहेंगे डॉक्टर कंवर? देखिए, ऐसा है कि लेट अस होप कि 15 जुलाई तक ही ये नंबर्स बढ़ेंगे जी। उसके बाद में फॉर सम रीजन इट शुड कूल डाउन। अगर आप एग्जांपल देखें जो आगे हुआ दूसरे मुल्कों में, जैसे चाइना में हुआ पहले, फिर इटली में हुआ, फिर स्पेन में हुआ, जर्मनी में, फ्रांस में, उसके बाद UK और USA में, ये एक इसी कंट्रीज के ऑर्डर बता रहा हूं मैं, जिनमें के एकदम से डिजीज बहुत तेजी से चल रही थी, फिर विद इन ए फ्यू वीक्स बिल्कुल शांत होना शुरू हो गई। ना, ये क्यों हुआ?
वेदर लो डिग्री ऑफ विरुलेंस डेवलप हो जाती है, उससे थोड़ी हर्ड इम्यूनिटी बढ़नी शुरू हो गई, या कि कुछ और रीजन है जो कि अभी तक एक्सप्लेन नहीं हो पाया कि इसकी पोटेंसी कम हो जाती है और डिजीज विड्रॉ करना शुरू कर देती है, और बड़ी जल्दी ही विद इन 2-3-4 वीक्स नंबर्स जो उनके हजारों में थे वो बहुत कम रह गए, कुछ 100 के करीब कुछ ऐसे रह गए। मतलब ये कहने का है कि लेट अस होप दैट द सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन हियर, और दिल्ली में और हमारे सारे कंट्री में नंबर्स क्योंकि पीक की तरफ जा रहे हैं, अभी पीक नहीं पहुंचा है, लेकिन मुझे लगता है कि 15 जुलाई के बाद में काफी हद तक मामला कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। 15 जुलाई के बाद ये चीजें एक तरह से कंट्रोल में आनी शुरू होंगी, और उससे पहले गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, क्योंकि 15 जुलाई में अभी आने में 1 महीने से ज्यादा का वक्त है, तैयारियों की अगर खासतौर से हम बात करें, किस तरह से सरकार के सामने कितना बड़ा चैलेंज है? रोजाना मुल्क में तकरीबन 10,000 मामले सामने आ रहे हैं, जबकि ये उस वक्त का ग्राफ है गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी जब ये मामले पीक पर नहीं पहुंचे हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही है। जी जी जी, मैं गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी दोबारा से आता हूं, लग रहा है कुछ ऑडियो प्रॉब्लम है आपका, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ पा रही। मैं आतिशी जी दोबारा आपके पास आना चाहूंगा। आतिशी जी, जिस तरह से डॉक्टर एमएस कंवर ने कहा कि 15 जुलाई के बाद, और अरविंद केजरीवाल जी भी यही कह चुके हैं कि 15 जुलाई के बाद या जुलाई आखिर तक 5 लाख से ज्यादा केसेस दिल्ली में होंगे, लेकिन जो सिचुएशन इस वक्त है, दिल्ली सरकार के अपने दावे हैं और बड़ा अच्छा काम दिल्ली सरकार कर रही है, लेकिन हालिया दिनों आतिशी जी जो एक मामला आया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का इंतकाल हुआ और उस पर अब एक तनाजा है कि कहीं पर वक्त पर दिल्ली में इलाज नहीं मिला, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। इस तरह की भी अब खबरें आना शुरू हो गई हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जैसा मैंने आपको पहले कहा कि कोरोना की वजह से जो कोविड-19 जो ये बीमारी है, ये इसकी वजह से जिस स्केल पर हमारे सामने आपदा आई है, ये मानव इतिहास में कभी नहीं आई। तो ये भी स्वाभाविक बात है कि ये कोई दिल्ली की बात नहीं है। दिल्ली आप देख लीजिए, भारत देख लीजिए, दुनिया के जो विकसित देश हैं जिनके हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली से और भारत से बहुत आगे हैं, वो भी संघर्ष कर रहे हैं इस बीमारी से कोप करने के लिए। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि सब कुछ एकदम से 100% सही हो जाएगा। हम भी दिल्ली सरकार को अगर आप देखिए तो पूरा प्रयास हमारा है, जब भी कोई गलती सामने आती है उसके आधार पर आगे बदलाव होते हैं। जी। सबसे पहले ये मुद्दा सामने आने लगा कि कई प्राइवेट अस्पतालों से लोगों को वापस भेजा गया, तो इसी की वजह से दिल्ली में ये ऐप की शुरुआत हुई कि कोई भी व्यक्ति देख सकता है कि किस अस्पताल में कितने बिस्तर हैं, क्योंकि वरना उससे पहले एक आम पब्लिक को पता नहीं था। हो सकता है वो मैक्स अस्पताल चले जाए पर मैक्स में बेड फुल है, हो सकता है वो फोर्टिस चले जाए लेकिन फोर्टिस में हो सकता है कि बिस्तर ही अवेलेबल ना हो। तो पहले ये कदम उठाया गया। उसके बाद हमें एक और खबर आई कि किसी अस्पताल ने, सरकारी अस्पताल ने, एक पेशेंट को एडमिट करने से मना कर दिया क्योंकि उसके पास कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं थी। उसी के अगले ही दिन तुरंत ये ऑर्डर पास हुआ कि कोई भी सस्पेक्टेड केस भी है तो कोई और सीवियर केस है, क्योंकि हमने माइल्ड और एसिम्प्टोमेटिक केसेस को अस्पताल में एडमिट करने की जरूरत नहीं होती, तो कोई भी अगर किसी के सीवियर सिम्टम्स हैं, चाहे वो उनके पास टेस्ट की रिपोर्ट हो या ना हो, कोई भी अस्पताल प्राइवेट या सरकारी उनको एडमिट करने से मना नहीं करेगा, ऐसा आदेश निकाला गया। तो देखिए, जैसा मैंने कहा, ये एक ऐसी परिस्थिति है जो बिल्कुल एक अनफोर्सीन परिस्थिति है कि इस प्रकार से हेल्थ केयर की व्यवस्था की आवश्यकता होगी। इतनी इन्फेक्शियस बीमारी है, उसकी वजह से पूरे हॉस्पिटल्स के प्रोटोकॉल्स को बदलना पड़ रहा है, मेडिकल वर्कर्स के प्रोटोकॉल्स को बदलना पड़ रहा है। तो कोई भी सिस्टम एक दिन में परफेक्ट नहीं होता है, बिल्कुल। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि अगर आप दिल्ली सरकार को देखिए, हमारा प्रयास पूरा है, हमारी कोई हमारी नहीं। आतिशी जी, जिस केस की मैं बात कर रहा हूं, प्रोफेसर वली अख्तर, जिस केस की मैं बात कर रहा हूं, दरअसल ये मामला इस वजह से भी रोशनी में आया कि प्रोफेसर वली अख्तर छोटा मोटा नाम नहीं, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी DU में एक डिपार्टमेंट के HOD हैं। मतलब इतनी बड़ी पर्सनालिटी, और उसकी तरफ से अगर इस तरह की शिकायत आती है उनके रिलेटिव्स की तरफ से कि किसी हॉस्पिटल में जगह नहीं मिली या वक्त पर इलाज नहीं मिला, तो सवाल आतिशी जी ये उठता है कि आम लोगों का क्या हाल होगा?
देखिए, मैंने तो अभी, मैं एक और डिबेट पर भी थी, मैंने वहां पर भी ये स्पष्ट तौर पे कहा है कि कोई भी, और ये आपके चैनल के माध्यम से भी अगर दिल्ली के लोग देख रहे हो तो मैं बताना चाहूंगी कि अगर कोई भी कोरोना का पेशेंट है या कोई भी है जिसे डाउट है कि कोरोना है और उसके सिम्टम सीरियस हो रहे हैं, आप उन्हें एलएनजेपी अस्पताल लेके आइए। एलएनजेपी से किसी भी पेशेंट को मना नहीं किया जाएगा। आज भी एलएनजेपी में 1000 से ज्यादा बेड अवेलेबल है, जीटीबी हॉस्पिटल में 1000 से ज्यादा बेड अवेलेबल है। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में बेड्स की कमी नहीं है। ये सही बात है कि कई ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जिनके बेड्स भर चुके हैं, उनके भी बेड्स कैसे बढ़ सके हैं उसके लिए हम अलग अलग होटल्स को उन प्राइवेट हॉस्पिटल से अटैच कर रहे हैं। लेकिन जो भी ये शो देख रहा है, मैं उन्हें कहना चाहूंगी कि अगर कोई कोरोना का पेशेंट है या कोरोना जैसे लक्षणों के साथ पेशेंट है, अगर आप उन्हें एलएनजेपी लेके आएंगे तो उन्हें एडमिशन के लिए मना नहीं किया जाएगा, तो वहां पे निश्चित तौर पर इलाज होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी शायद मेरे साथ दोबारा से जुड़ गए हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, मेरा सवाल पहले आपसे यही था, आपकी आवाज किसी तकनीकी खराबी की वजह से नहीं आ रही थी। मेरा सवाल यह था कि जब खतरा बढ़ता ही जा रहा है तो सरकार की तैयारियों पर अब सबकी नजर है कि सरकार कितनी तैयार है इस इतने बड़े खतरे को लेकर। देखिए, ये 2-3 चीजें हमें इसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि 25 मार्च को जब लॉकडाउन घोषित किया तो यह इसीलिए किया था कि सब सरकारें, प्रदेश सरकारें और केंद्र भी जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो में कमी है उन गैप्स को फिलअप करके पूरा करें और आने वाले समय में जब इकोनॉमिक एक्टिविटी खोलेंगे तो कोरोना का स्प्रेड बढ़ सकता है तो उसको कंट्रोल करना है। तो कुछ प्रदेशों ने उस काम को ढंग से नहीं किया, यह बड़ा अफसोस की बात है। और जिसके कारण आज जो बात करें कि अब हम तैयारी कर रहे हैं, और आपने इतने 2 महीने तक तैयारी क्यों नहीं करी? तो महाराष्ट्र और खासकर ये जो दिल्ली है, यह सरकारों की व्यवस्था को पूरी तरह से क्वेश्चनेबल है। और उसके बाद जिस तरह से इसको जितना संजीदगी से इस मुसीबत की को टैकल करना चाहिए था, उतनी उसमें वह चीज़ नहीं निकली और एक रैंडम उनके पास डिसीजंस हो गए। कभी कह दिया टेस्ट बंद कर दो, फिर कह दिया कि बाहर के लोगों को हम टेस्ट यहाँ पे एडमिशन नहीं देंगे। यह इतने बड़े त्रासदी को जरा सीरियसली सोच समझ के और डॉक्टर्स को हॉस्पिटल्स के खिलाफ एफआईआर कर दी, इस तरह से यह लाइटली लेके काम नहीं करना चाहिए। यह इसका कारण मुझे लगता है कि दिल्ली में जो इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गई है स्थिति आज की डेट में, और कहीं ये बात भी आ रही कि कहीं कम्युनिटी स्प्रेड हो गया है, तो यह बात एक तरीके से आत्मचिंतन की बात दिल्ली सरकार को करनी चाहिए कि यह क्यों ऐसे गैप हुआ। लेकिन अब जो भी करते हैं ठीक है जो हुआ, लेकिन अब इनको मजबूती से इस चीज़ को करना पड़ेगा। लेकिन दिल्ली में आज की डेट में स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और उसके लिए दिल्ली सरकार को पूरी मुस्तैदी से काम करना पड़ेगा। और उसके चीज़ों को, चाहे लॉकडाउन की बात है, क्योंकि देखिए लॉकडाउन भी एक सीमा के बाद चल नहीं सकता। कोई भी प्रदेश, अगर राजस्थान ने आज अपना लॉकडाउन कर दिया, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी देश की खुलनी बहुत ज़रूरी है। सब लोगों को आर्थिक व्यवस्था कितनी देर सरकार चलाएगी, या व्यक्ति कोई कंपनियां चलाएंगी, कोई कैसे सैलरी देगा, रेंट देगा, इन सब के लिए आर्थिक व्यवस्था को खोलना पड़ेगा। जो लॉकडाउन था वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए था। अब उसके बेस से कोई कोरोना की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती लॉकडाउन से। अब तो टेस्टिंग करनी है, हॉस्पिटल में आइसोलेशन की फैसिलिटी करनी है, क्वारंटाइन की व्यवस्था करनी है, माइग्रेशन लेबर्स को अपने ढंग से अपने घर पहुंच जाए, यह सारी पीपीई किट की व्यवस्था करनी है, डॉक्टर्स को कॉन्फिडेंस में लेना है, हॉस्पिटल्स को अपने साथ कोऑर्डिनेटेड करके करना है। आप देखिए उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है, मैं नोएडा में रहता हूँ, 23 करोड़ की जनसंख्या वाला इतना कॉम्प्लिकेटेड है। रिसोर्स में भी दिल्ली जितनी रिसोर्सेज उत्तर प्रदेश के पास नहीं है। तो अपनी व्यवस्था को उस हिसाब से देख के रिस्क को एनालिसिस करके करना चाहिए, यह मुझे लगता है। और यहाँ पे सरकार को, दिल्ली सरकार को और महाराष्ट्र सरकार को, गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, ये तो वही बात हुई, आपने महाराष्ट्र पर सवाल उठा दिया, दिल्ली पर सवाल उठा दिया। जहां जहां बीजेपी की सरकारें, सिर्फ वहीं पर अच्छा काम हो रहा है। दिल्ली और महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल में अच्छा काम नहीं हो रहा है, राजस्थान में नहीं, केरला में हो रहा है। मैं कह रहा हूँ केरला में ठीक से काम हो रहा है। केरला तो हमारे सबसे ज्यादा, हमारा कॉन्फ्लिक्ट केरला सरकार से, कम्युनिस्ट है और हम राइट विंगर्स हैं।
हम पूरी तरह से कम्युनिस्ट विचारधारा के खिलाफ आइडियोलॉजिकल स्टैंड करते हैं। नहीं तो केरला के सामने दिल्ली और मुंबई वाली सिचुएशन नहीं है गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी। अगर सिचुएशन भी तो आप देखिए, मैं दिल्ली और मुंबई के साथ नहीं खड़ा, उनका सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन सिचुएशन तो आप देखिए। सिचुएशन को देख के, तो सिचुएशन को कंट्रोल करना, उसको एनालिसिस करना, उसको प्रीएम्प्ट करना, यही तो सरकार की जिम्मेदारी है। आपके पास रिसोर्सेज भी ज्यादा हैं, आपके पास सरप्लस बजट कितना था, आप लोग कह रहे थे कि हमारे पास तो इतना पैसा है कि कोई कमी नहीं है, अब आप कह रहे हो कि हमारे पास सैलरी देने के लिए पैसा। ठीक है आतिशी जी, इससे मैं जवाब ले लेता हूं। अरविंद वाजपेयी साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वाइस प्रेसिडेंट है एलजेपी के। अरविंद वाजपेयी साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। मैं आतिशी जी बहुत मुख्तसर में आपसे एक कमेंट ले लेता हूं। जो बात गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी कह रहे हैं कि दिल्ली की सरकार अभी तक सीरियस नहीं है, तैयारियां 2 महीने पहले शुरू करनी थी, तैयारी के बारे में अब सरकार सोच रही है दिल्ली की। मैं अग्रवाल जी साहब की बात से अचंभित हूँ। इतनी बड़ी त्रासदी देश के सामने और दुनिया के सामने है, पर भाजपा राजनीति करने से बाज नहीं आएगी। मतलब ये एक ऐसी बीमारी है जिसको हम सबको मिलके लड़ने की जरूरत है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें पूरे देश को साथ खड़े होने की जरूरत है। ये कोई राजनीति करने का समय है क्या? ये कोई ऐसा तरीके से स्टडी करेंगे पर तो दूसरे देशों पे अगर आंकड़े देखेंगे तो कोरोना धीरे धीरे बढ़ता है और अपनी पीक पे जाता है। तो दिल्ली ने सीमाएं सील करने की बात की, लेकिन ये इस विराट में रहे कि सेंटर के जो हॉस्पिटल हैं अगर उनमें अरविंद वाजपेयी साहब बोल रहे हैं, अरविंद वाजपेयी साहब बोल रहे हैं, ये तो हो नहीं सकता। देखिए अभी जिस हिसाब से आंकड़े पहुंच गए हैं, उस हिसाब से दिल्ली की इंतजाम तो बिल्कुल ही नकारात्मक हैं। मतलब कितनी स्पीड से बढ़ रहे हैं आंकड़े। अभी भी क्यों नहीं ये स्टेडियम में बनाते हैं, क्यों नहीं स्टेडियम ऑक्युपाई करते हैं, क्यों नहीं सेंटर से रिक्वेस्ट करके, सेंटर से कोऑर्डिनेट करके नए बेड का अरेंजमेंट करते हैं, वेंटिलेटर्स लगाएं, ऑक्सीजन बनाएं, लेकिन ये इस तरफ ध्यान नहीं देते। इसी तरह इन्होंने मजदूरों के साथ भी किया, कोई कंट्रोल इन्होंने नहीं किया। केंद्र सरकार ने इनको राशन दिया, इन्होंने ना उनके लिए शेल्टर हाउस बनाए, ना उनको खाना दिया, तो इसीलिए परेशान होकर लोग भागते रहे और उसकी वजह से क्या मजदूरों की बनी थी। ये भी ठीक है अरविंद वाजपेयी साहब, आतिशी ये जवाब दे रहे हैं, उसके बाद मैं फिर आ रहा हूँ, दोबारा से आ रहा हूँ आपके पास। वाजपेयी जी अब जवाब सुन लीजिए। अरविंद वाजपेयी साहब जवाब सुन लीजिए, आतिशी ये जवाब दे रही है, सुन लीजिए, एक एक करके बात कर लीजिए। वाजपेयी जी तथ्यों पे बात करिए। दिल्ली में अस्पताल के बेड्स की कमी नहीं है। आज भी जब हम बात कर रहे हैं, दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में 2500 से ज्यादा बेड्स अवेलेबल हैं। आज से प्राइवेट अस्पतालों में भी 2000 एक्स्ट्रा बेड्स का इंतजाम कर दिया गया है। लार्ज स्केल पे होटल्स को हॉस्पिटल्स के साथ अटैच करके उनको एक बड़े स्केल पर हॉस्पिटल्स के कमरे बढ़ाने के लिए कार्य तेजी से चल रहा है। स्टेडियम्स का कन्वर्जन अस्पतालों में चल रहा है। प्रगति मैदान के हॉल्स का कन्वर्जन हॉस्पिटल्स में अभी भी चल रहा है। आप चिंता मत करिए। अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं तो आपका इलाज, अगर आपको या आपके किसी परिवार को खुदा न खास्ता अगर कोरोना हो जाए, आपकी देखभाल की जिम्मेदारी हमारी है। मैं तो आप सबसे बस यही आग्रह करूंगी कि कोरोना जैसी आपदा में पॉलिटिक्स मत करिए। हम सबको मिलकर एक साथ जुड़कर इस बीमारी को हराना है। ठीक है अरविंद वाजपेयी साहब, प्रत्यारोप करते रहेंगे वाजपेयी जी तो कैसे लड़ेंगे इस बीमारी से, जरा आप बताइए। देखिए हमने तो कहा था हम बॉर्डर सील करना चाहते हैं। ये मुश्किल है सभी के लिए, सभी के सामने मुश्किल हालात हैं, ऐसे में सियासत में कम से कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन बेड तो मिलते नहीं। बिल्कुल है जी बेड अवेलेबल। आप एलएनजेपी में जाइए, पोजीशन पे रहे ना, बिल्कुल फैक्चुअल पोजीशन है। आप एलएनजेपी का भी कैसे रहे हैं? 100% आपको याद है ना, एलएनजेपी के बाहर खड़े होकर इंटरव्यू दिया लोगों ने और उन्होंने बताया कि हमने इनके दरवाजे पे दर तोड़ दिया, इन्होंने हमको बेड नहीं दिया, इन्होंने हमको ऑक्सीजन नहीं दी। किसी माता का पूरे देवासन हो गया उनका उस पे, बिकॉज वो एडमिशन नहीं देते। आपने ऐप बनाया, वो ऐप पे रिकॉर्ड में तो है बेड है, लेकिन जब मौके पे जाइए तो बेड देते नहीं है। तो ऐसे इंतजाम का कैसे फायदा होगा? देखिए इंसानियत का तकाजा क्या है? अभी तकाजा ये है कि सब वार फुटिंग पे दिल्ली में खास तौर से वार फुटिंग पे लग के
जो आप तो मोहल्ला क्लिनिक में क्या अरविंद वाजपेयी साहब, आतिशी जी जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए उनका जवाब भी सुन लीजिए। वाजपेयी जी अग्रवाल जो है पद्म श्री जिनको वाजपेयी जी वो आके चैनल पे उन्होंने बड़ा साफ बताया। वाजपेयी जी देखिए इसके लिए कोई ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं चाहिए, एक वेंटिलेटर चाहिए, एक ऑक्सीजन चाहिए, एक बेड चाहिए, वाजपेयी जी इसका आइसोलेशन में इंतजाम होना चाहिए। अरविंद वाजपेयी जी अब जवाब भी सुन लीजिए। और आपको वाजपेयी साहब जवाब सुन लीजिए। आतिशी जी जवाब दे रही है, जवाब दे रही है, सुन लीजिए कि 5.5 लाख तक ये पहुंच जाएगा मामला। तो जब 5.5 लाख तक पहुंचेगा तो कैसे होगा? 2,500 बेड से कैसे बनेगी बात बताइए। ठीक है आतिशी जी जवाब दे रही है जी। वाजपेयी जी अब थोड़ी सी लंबी गहरी सांस लीजिए, आपने बहुत लंबी बात कर दी एक ही सांस में, अब आप जवाब भी सुन लीजिए। हाँ जी, आप लंबी गहरी सांस लीजिए और बात सुन लीजिए। सबसे पहले LNJP, GTB और राजीव गांधी अस्पताल मिला के आज भी दिल्ली में 2,500 बेड इस वक्त अवेलेबल है। कोई भी ऐसा पेशेंट हो, चाहे वो कोरोना पॉजिटिव हो या कोरोना सस्पेक्ट हो, उसको एडमिशन नहीं डिनाई किया जाएगा। दूसरी बात, अगर कोई ऐसा केस आता है आपके पास है, मैं आपको अपना फोन नंबर दे दूंगी। मैं न्यूज 18 इंडिया को न्यूज 18 को रिक्वेस्ट करूंगी कि आप वाजपेयी जी को मेरा फोन नंबर दे दीजिएगा, आपके पास होगा, और मुझे वाजपेयी जी का नंबर दे दीजिएगा। अगर आपके पास कोई भी ऐसा केस आता है जिसको अस्पताल में एडमिशन नहीं मिल रहा है, उनको एडमिट कराना मेरी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। हम किसी को भी जिसको अस्पताल की जरूरत है उसको हम बिना अस्पताल के, बिना लाइफ सपोर्ट के, बिना मेडिकल ट्रीटमेंट के नहीं छोड़ेंगे। ये दिल्ली सरकार का वादा है और मैं आपसे फिर से आग्रह कर रही हूँ कि ये राजनीति करने का समय नहीं है। देखिए, दिल्ली सरकार ने तो कहा था कि हम चाहते हैं कि दिल्ली के अस्पतालों को सिर्फ दिल्ली वालों के लिए रखा जाए, लेकिन जब केंद्र सरकार ने निर्णय ले लिया एलजी के माध्यम से कि नहीं ऐसा नहीं होगा, तो हमने भी कहा उसके बाद कि ठीक है हम तैयारी करेंगे, अगर पूरे देश से लोग आएंगे हम उसकी भी तैयारी करेंगे। ठीक है, मुझे लग रहा है कि अरविंद वाजपेयी जी को जवाब मिल गया। मुझे बहुत छोटे से ब्रेक पर जाना है आतिशी जी, ब्रेक से लौट कर आएंगे तो बातचीत को हम कंटिन्यू करेंगे। मीम अफजल साहब भी हमारे साथ ब्रेक के उस पार जुड़ेंगे। छोटा सा ब्रेक लेंगे लेकिन ब्रेक के उस पार लौट कर आएंगे। तो अब कोरोना के आगे आखिर क्या कुछ होने वाला है, किस तरह की लाइफ होगी और उससे बचा किस तरह से जाएगा, क्या वाकई में सरकार की जिन तैयारियों की हम बात कर रहे हैं ये फुल प्रूफ हैं, इसी पर बात करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। खतरा अभी बहुत बड़ा है, इससे निपटा कैसे जाएगा, इस खतरे से पार कैसे लगा जाएगा, इसी पर हम बातचीत कर रहे हैं। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रेक के बाद मेरे साथ कांग्रेस के कौमी तर्जुमान मीम अफजल साहब भी मेरे साथ जुड़ गए। मीम अफजल साहब, न्यूज 18 उर्दू में आपका भी बहुत इस्तकबाल है। मैं डॉक्टर MS कंवर जी आपके पास आना चाहूंगा, बहुत देर से आप वेट कर रहे हैं। कंवर साहब, इस मुश्किल घड़ी में अगर मेडिकल स्टाफ की, हम खासतौर से डॉक्टरों की, नर्स या दूसरे जो स्टाफ है उनकी अगर बात करें, किस तरह के मुश्किल हालात का सामना है, और मेरा सवाल यह भी है कि सरकार और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे कितना सपोर्ट मिल रहा है। लगातार हमने हैदराबाद में देखा है कि सरकारी हॉस्पिटल के जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसी तरह की खबरें कई शहर और स्टेट से आती हैं। तो मेडिकल का जो स्टाफ है, मेडिकल से जो जुड़े हुए लोग हैं, इस मुश्किल घड़ी में उनके सामने किस तरह की परेशानियां हैं? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टोटली ए पॉलिटिकल मैन और आई एम डीलिंग विद कोविड में मेरी ड्यूटी, आई एम पार्ट ऑफ द कोरोना टीम और पिछले 3 महीने से हम कोविड वार्ड में, आज भी मैं शाम को राउंड करके अंदर से आया हूं, सारा दिन ये करते हैं। देखिए, प्रिपेयर्डनेस ऑन पेपर एंड ऑन टेलीविजन हैज बीन गुड, ग्रेट ऑल ओवर इंडिया। सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी बात कर रहा हूं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी फर्क है, उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। रिकॉग्नाइज करोगे तभी कुछ आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो बातें करते रह जाओगे। बहुत सही बात कही आपने। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की फैसिलिटीज अपग्रेड नहीं की गई, बड़ी अपग्रेड नहीं की गई गवर्नमेंट हॉस्पिटल की फैसिलिटीज, सारी दुनिया जानती है, सारा हिंदुस्तान जानता है, एवरीबडी नोस, एंड लेट्स नॉट स्पीक टू मच अबाउट दैट। पब्लिक को जब हॉस्पिटल में एडमिशन लेना होता है, अगर उसको अफोर्ड कर सकता है तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल को क्यों जाता है? व्हाई डोंट दे गो टू RML हॉस्पिटल और अदर हॉस्पिटल्स, व्हेरेवर देयर इज अ फैसिलिटी, वहां पे फ्री ट्रीटमेंट हो सकती है उनकी। क्यों हमारे वेटिंग लिस्ट 50-60 लोगों की है ना? दूसरी चीज यह है कि अगर अब सिचुएशन यह है कि सडनली
कहा जा रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल्स को कि नंबर बढ़ा दिया जाए, आपके 133 नहीं जी 300 बेड होने चाहिए। अरे ओवरनाइट 300 बेड या 5 दिन में भी 300 बेड कैसे हो जाएंगे 133 से? यू नीड एक्स्ट्रा नर्सेस, यू नीड पैरामेडिक्स। 14 दिन वो काम करते हैं, 14 दिन के बाद में वो उनको क्वारंटीन करना पड़ता है। दिस इज बाय ऑफिशियल डायरेक्टिव। फिर हमें नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करना पड़ता है वहां पे। ट्रेन डॉक्टर्स होने चाहिए फॉर कोविड ड्यूटीज। उसमें सीरियस डिसीजन मेकिंग होता है, किसको हमने टोक्लिजुमैब देना है, ऑक्सीजन कैसे देनी है, एंटीकोएगुलेंट्स देने हैं, आईवी स्टेरॉइड्स देने हैं, प्लाज्मा किसको देनी है, रेमडेसिविर आ रही है अब उसको कैसे देनी है, वेंटिलेटर किसको देना है और उसकी सेटिंग क्या करनी है। दीज आर टफ डिसीजंस। उसके लिए सारा एक पूरा स्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ता है। फिर दूसरी चीज ये है कि नॉन कोविड पेशेंट्स को हम दिक्कत आ रही है। अब आप एक ही हॉस्पिटल में अगर 500 बेड का हॉस्पिटल है, 300 बेड अगर कोविड के कर रहे हैं तो 200 बेड के लिए नॉन कोविड पेशेंट वहां नहीं आना चाहेगा। सर्जरी उसकी ड्यू है, सर्जरी डिले हो रही है, कीमोथेरेपीज हैं, वो डरते हैं आने से, सर्जरी कराने से डरते हैं क्योंकि उनको डर है कि उनको अगर नहीं है कोरोना तो हो जाएगा। सो ये सारी चीजें और फ्लिप फ्लॉप्स बड़े हुए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, बहुत फ्लिप फ्लॉप्स हुए हैं। चाहे आप ले लो कि जी हम टेस्ट कब करेंगे, टेस्ट डिस्चार्ज पे करेंगे, व्हेन टू डिस्चार्ज द पेशेंट, टेस्ट नेगेटिव आएगा तो डिस्चार्ज करना है, नहीं जी ऐसे नहीं होना, डायरेक्टिव्स आते जाते हैं। इवन ICMR इज अ लॉट एट फॉल्ट इन दिस। ICMR एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, इवन सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन अ लॉट एट फॉल्ट इन दिस। फिर बॉर्डर्स अब सील हो गया जी, अब खुल गया। अरे हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स वर स्टक, कोविड ड्यूटीज थी उनकी और उनको आने नहीं दिया जा रहा था। व्हाट ए शेम। बातें करते हैं हम बहुत ज्यादा, रियलिटी की तरफ जाओ। बिल्कुल, I'm sorry I have to say that, but this is the reality. नहीं, बिल्कुल ये हकीकत है, ये हकीकत है। डॉक्टर come with me to the MS कंवर साहब, मेरे साथ कोई नहीं बता सकता। अनाउंस करो, फिर तुम तुम्हारी आंखें खुलेंगी। डॉक्टर MS कंवर जी, आपसे अच्छी सच्चाई कोई और हकीकत कोई नहीं बता सकता। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं सब सियासी लोग हैं। आप जो बातें कर रहे हैं वाकई में सब सच्चाई है। ये आप एक तरह से सरकार को भी और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसे एक तरह से आईना दिखा रहे हैं। मैं मीम अफजल साहब को जोड़ लूं, उसके बाद आपकी बातों का मैं जवाब लूंगा। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी भी हैं, आतिशी जी भी हैं और इसके अलावा वाजपेयी साहब भी इसका जवाब देंगे। लेकिन मैं पहले मीम अफजल साहब को जोड़ लेता हूं। मीम अफजल साहब, आज मैंने सोशल मीडिया पे आपका एक मजमून देखा जिसमें आपने कहा कि जो सरकार है ये एक तरह से फेल है और सिर्फ नारों की सरकार है। क्या वाकई में सरकार के काम काज पर आपको बिल्कुल भरोसा नहीं है? मीम अफजल साहब, मुझे सुन पा रहे हैं आप? मेरी आवाज आप तक आ रही मीम अफजल साहब? लग रहा है मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही क्योंकि सारी चीजें टेक्निकल से जुड़ी हुई हैं और ऐसे में कई बार इस तरह की परेशानियां आती हैं। मीम अफजल साहब के पास दोबारा से हम जाएंगे, लेकिन गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, बड़ी अच्छी बात यहां पर डॉक्टर MS कंवर ने कही कि मैं सियासत से जुड़ा हुआ नहीं हूं और कोई बात में मेरी सियासी नहीं है, लेकिन जो सच्चाई है, हम सलाम करते हैं डॉक्टर MS कंवर की जिम्मेदारियों को और उनके हौसले को, जिस तरह से वो अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। लेकिन गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, उन्होंने एक तरह से आईना दिखाया आप लोगों को, सरकार को आईना दिखाया है, जो इंतजामिया उसे आईना दिखाया है कि बड़ी बड़ी बातें तो की जाती है लेकिन जमीनी सतह पर हकीकत क्या है वो बहुत मुख्तलिफ है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी। नहीं, मैं कंवर साहब, डॉक्टर कंवर साहब का पूरा सम्मान करता हूं। कोरोना वॉरियर्स का हम लोग व्यक्तिगत रूप से भी, पार्टी की तरफ से भी और सरकार की तरफ से भी, इनका सबका जो भी कोरोना के युद्ध में सरकार का सबका साथ दे रहे हैं, उनका बहुत इस्तकबाल भी है, उनका स्वागत भी है, अभिनंदन भी है। और लेकिन मैं एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरे देश का ही पुअर था, इसीलिए तो लॉकडाउन लगाना पड़ा। अगर 25 मार्च को 2020 को क्या गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, 6 साल से सरकार आपकी है, जिम्मेदारी और जवाबदेही आपकी बनेगी। 2014 से मुल्क में सरकार आपकी है। अगर आप ये कहते हैं तो आप जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते हैं। नहीं, देखिए मैं वही बता रहा हूँ कि 25 मार्च को लॉकडाउन भी इसीलिए किया था कि हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर लें और उस लॉकडाउन के कारण
हमने जो कोरोना का कर्व है, जो उसका स्प्रेड है, उसको काफ़ी डिले किया और स्लो किया। हमारा रिकवरी रेट आज पूरे विश्व में 50% के से ऊपर है। आपने फिगर दिखाई कि 1,32,000 के करीब लोग संक्रमित अभी एक्टिव केसेस हैं और 1,35,000 रिकवर हो गए हैं। तो इसके कारण ही वो ठीक है, डेथ रेट हमारे यहाँ पूरे विश्व में जो है वो काफ़ी पर 10 अब मिलियन। मामले देखिए गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, अब मामले देखिए, अब तकरीबन 10,000 मामले डेली आ रहे हैं। अगर इसी तरह से ग्राफ बढ़ता रहा तो आप समझ सकते हैं कि मुश्किल कितनी बड़ी है, खतरा कितना बड़ा आगे है। अगर इसी तरह से ग्राफ ये बढ़ता रहा, ये सिलसिला अगर इसी तरह से चलता रहा तो इसीलिए तो यह जो प्रदेश सरकारों की जिम्मेदारी, जब हम बात करते हैं कि आपने 2 महीने तक केंद्र सरकार ने तो करोड़ों फेस कवर्स बनवाए, वेंटिलेटर्स आज 50,000 60,000 वेंटिलेटर्स की इंतजाम किया, पीपीई किट इतने सारे लाखों पीपीई किट इंतजाम किए, जो आइसोलेशन वार्ड और इस सब की व्यवस्था की। तो केंद्र सरकार ने इस 2 महीने में, और कुछ प्रदेश सरकारों ने भी इंतजाम किए, लेकिन कुछ प्रदेश सरकारों ने इस 2 महीने तक काम नहीं किया और उन्होंने इतना नहीं तक ध्यान दिया कि माइग्रेशन अपनी जिम्मेदारी का ठीकरा कुछ स्टेट पर छोड़ रहे हैं। मीम अफजल साहब को मैं जोड़ लेता हूं, शायद मेरे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। मीम अफजल साहब, बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में, मुझे सुन पा रहे हैं क्या मीम अफजल साहब? जी मैं आपको सुन रहा हूँ, मैं बहुत देर से आपको सुन रहा हूँ। जी मीम अफजल साहब, मैंने अभी जब मैंने आपको जोड़ने की कोशिश की उस वक्त शायद आपका कनेक्शन टूट गया था, राब्ता टूट गया था। आपकी टेक्निकल टीम को जरा आप हिदायत करें, आधे घंटे से दे आर ट्राइंग टू। जी बिल्कुल मीम अफजल साहब, जो बातें आज आपने एक मैं मजमून आपका पढ़ रहा था सोशल मीडिया पर, उसमें आपने कही है कि इस सरकार को बिल्कुल टोटली आपने फेल बताया। आपने कहा कि ये नारों की सरकार है, कोई काम नहीं हो रहा है इसमें। क्या वाकई में सच्चाई यही है? देखिए, मजमून पूरा तो मैं पढ़ के सुना नहीं सकता ताकि कारीन जो है या सुनने वाले जो वो हिसाब कर सकें। जी आपने एक बात कही है, वो मजमून का एक हिस्सा है। जी मैंने बहुत सी चीजों पर उस पर बहस की है और बहुत तफसील के साथ उसमें लिखा है। मैं इस वक्त मजमून पे ना जाकर के, चूंकि मैं डिबेट में शामिल नहीं हो सका था जी, और मैं सबकी बात सुन रहा था। आतिशी जी और अग्रवाल साहब दोनों से मेरी कुछ गुजारिशात हैं। मैं 3 लोगों के नाम बताता हूं आपको जिनके यहाँ डेथ हुई है और बहुत खतरनाक तरीके से हुई है। शाहिद सिद्दीकी साहब जो फॉर्मर मेंबर पार्लियामेंट हैं, उनकी भतीजी यानी उनकी वाइफ की सगी भतीजी मुनमुन, जो 32 साल की थी, सुबह से शाम तक वो अस्पतालों में लेकर घूमते रहे और शाम को फिर शाहिद सिद्दीकी साहब ने एक ट्वीट किया, अरविंद केजरीवाल जी को और हर्षवर्धन जी को टैग किया और कहा कि अगर हमारे जैसे लोगों को भी आप मदद नहीं कर सकते तो फिर किसकी मदद कर रहे हो, आम आदमी का क्या हाल होगा। बिल्कुल। और कहीं जाकर के शाम में 5 साढ़े 5 बजे 6 बजे उस बच्ची को दाखिला मिल सका सफदरजंग हॉस्पिटल में और 1.5 घंटे के बाद उसकी डेथ हो गई। उसके बाद शाहिद साहब ने अपने ट्वीट के अंदर जो कुछ लिखा है वो बताने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा उसको किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं दी गई, उसको ना वेंटिलेटर दिया गया, ना उसको आईसीयू में रखा गया, उसकी हालत सीरियस थी। दूसरा केस मैं आपको बताता हूँ आतिशी जी, आपसे भी और हमसे भी और आपका तमाम जितने लीडरान यहाँ बैठे हुए हैं, इनसे जुड़े हुए अजय झा जो एक जर्नलिस्ट है, ANI के रिपोर्टर, सीनियर रिपोर्टर थे, अब आजकल वो गो न्यूज के एक पोर्टल है उसमें काम करते हैं, हमसे रोज रोज मिलते हैं। आज मैंने उनका एक भयानक टेलीविजन उनका एक वीडियो देखा जिसमें उन्होंने बताया कि कोविड की वजह से करुणा उनकी वाइफ। तो लग रहा है कि मीम अफजल साहब का राब्ता हमसे टूट गया, उनसे दोबारा हम कोशिश करेंगे। लेकिन मैं आतिशी जी, बहुत जल्दी जो बात यहाँ पर मीम अफजल साहब कर रहे थे और कई नाम वो गिना रहे थे, उन्होंने शाहिद सिद्दीकी साहब का जिक्र किया, अजय झा जी का जिक्र किया और एक नाम मैंने पहले भी बताया था वली अख्तर साहब का, कि ये वो बड़े नाम है, जाने पहचाने नाम है जो आवाम के बीच में इनकी एक हैसियत है। लेकिन सवाल मीम अफजल साहब भी, आतिशी जी यही उठा रहे थे कि एक तरफ सरकार तो दावे कर रही है कि उसकी जो तैयारियां हैं वो फुल प्रूफ हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि जो नाम मीम अफजल साहब ने गिनाए ये सब एक तरह से अवामी नुमाइंदे, ये बड़े चेहरे हैं। आम लोगों का ऐसे में क्या होता होगा, गरीब पिछड़े जो लोग हैं उनका क्या होता होगा आतिशी जी? अबू हुरैरा साहब। जी मीम अफजल साहब मेरे साथ जुड़ गए। कर दूं? जी मैं एक नाम और कंप्लीट कर दूं जिसको स्टोरी को आपने ही चलाया है। जी, मैंने आपकी वो पूरी स्टोरी देखी है
जिसके अंदर हमारे जामिया एक प्रोफेसर है वली अख्तर साहब। वली अख्तर साहब, जी जी, मैंने अभी इसका जिक्र किया था, बिल्कुल। और उसके लिए डूटा के प्रेसिडेंट ने बाकायदा, मैंने अभी उनसे बात की, डूटा के प्रेसिडेंट जो है प्रोफेसर आदित्य नारायण मिश्रा जी, जी, उन्होंने बताया कि अगर लापरवाही ना होती, वो कल दिल्ली के 7 अस्पतालों में गए, कहीं उनका दाखिला नहीं हुआ। आदित्य जी, मैं आपसे खास तौर पे कहता हूँ, आपने अभी नाम लिया इरविन हॉस्पिटल, जिसे अब जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल का नया नाम है उसका, वहां आपने कहा कि कोई मना नहीं करेगा, वहां 2000 बेड है। आपको पता है वहां सिचुएशन क्या है? जरा एक टीम वहां जाकर के देखिए। आज मैंने एक वीडियो देखी है, एक शख्स जिसका नाम जहांगीर था, उसकी डेथ हुई। वो पहले पंत हॉस्पिटल में दाखिल हुआ, उसको शिफ्ट कर दिया गया वहां पर, जबकि वो हार्ट का मरीज था। उसको आप कोरोना के वार्ड में ले जाते हैं और उसके 1.5 घंटे के बाद उनकी डेथ हो जाती है। उनका लड़का इंटरव्यू दे रहा था, उसने कहा कि डॉक्टर करीब नहीं आते वहां मरीजों के, 30 मीटर दूर बैठे हुए हैं और अपने असिस्टेंट और किसी हेल्पर से जाके उनसे दवाई दे देते हैं कि इस नंबर की दवाई है इसको दे दो, इस नंबर की ये दवाई है इसको वह दे दो। अस्पताल में डॉक्टर करीब नहीं जाते और आप यहाँ बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। मैं ना सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करता हूँ, ना दिल्ली सरकार की बात करता हूँ, मैं इस वक्त अस्पतालों की बात कर रहा हूँ। एक तरफ अब तक आप कह रहे थे कि हमारे पास काफी बेड हैं, इधर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ऑर्डर निकाला कि आपको सबको देखना पड़ेगा, सिर्फ दिल्ली वालों को नहीं। तो उसी वक्त डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि आने वाले कुछ अरसे के अंदर 15 जुलाई तक 30 जुलाई तक 5.5 लाख हो जाएंगे हमारे यहाँ केसेस। ये क्या किस्सा क्या है ये? ठीक है, मैं आतिशी जी अब इसका जवाब दे रही मीम अफजल साहब। मीम अफजल साहब, मैं जवाब ले लेता हूँ आतिशी जी से। आतिशी जी, क्या हो रहा है? ये सरकार या तो सीरियस नहीं या फिर जिम्मेदारी से भाग रही है एक तरह से, जो कई केसेस मीम अफजल साहब ने गिना दिए हैं। देखिए, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था, हमें ये सब, मीम अफजल जी, एक तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा, मैंने इस शो में ये बात पहले भी रखी थी, कि जिस स्केल की ये विपदा कोरोना वायरस की है, ऐसी विपदा दुनिया के इतिहास में कभी नहीं हुई। जो देश जिनको हम विकसित कहते हैं, आप अमेरिका लीजिए, इंग्लैंड लीजिए, स्पेन लीजिए, इटली लीजिए, जिनका हेल्थ, सुन तो लीजिए मीम अफजल जी, सुन लीजिए, जो ऐसे बड़े बड़े देश हैं वो भी संघर्ष कर रहे हैं कोरोना वायरस के खिलाफ। तो क्या हमारी कोरोना वायरस से लड़ने की परिस्थिति परफेक्ट है? चाहे दिल्ली में है, चाहे पूरे देश में, नहीं है परफेक्ट, लेकिन वो परिस्थिति टाइम के साथ रोज रोज ठीक करने का उसे प्रयास किया जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात, जैसा मैंने पिछले केस में कहा था, जो ये स्पेसिफिक केसेस हैं, मेरी जहां तक जानकारी है, हम इन सारे केसेस पे बहुत एक क्लोज नजर रखते हैं। जहां तक मेरी जानकारी है, इनमें से कोई भी केस जिनका आप हवाला दे रहे हैं, दिल्ली सरकार के अस्पताल में एडमिशन लेने नहीं आए। और यही कारण था क्योंकि लोग प्राइवेट अस्पताल से दूसरे प्राइवेट अस्पताल जा रहे थे कि दिल्ली सरकार ने इस ऐप की शुरुआत करी, क्योंकि 2 कारण से प्राइवेट अस्पताल में समस्या आ रही थी। एक जेन्युइन कारण था, और हमारे साथ यहाँ पे अपोलो के भी डॉक्टर कंवर बैठे हुए, वो भी बता देंगे कि उन्होंने कुछ बेड्स रखे और काफी एक समय पे जब उनके बेड्स फुल हो गए तो कितने भी सीरियस पेशेंट आ जाएं उनके दरवाजे, वो कैसे ले सकते हैं। और दूसरा, कुछ अस्पतालों के साथ, बहुत कम है लेकिन कुछ हैं प्राइवेट अस्पताल जहां पे बेड्स की कालाबाजारी भी चल रही थी। तो जैसे हमें ये समझ में आया, कुछ अस्पतालों के खिलाफ एक्शन भी लिया गया। बाकी सारे अस्पतालों में कहाँ बेड्स अवेलेबल है, उसको ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए उनको ऐप पे लाया गया कि अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो अपने परिवारजन के लिए बेड ढूंढ रहा है, उनको साफ पता रहे। मान लीजिए अपोलो हॉस्पिटल में बेड नहीं है, मैक्स हॉस्पिटल में बेड नहीं है अगर खाली, तो अगर आप वहां पे जाएंगे भी तो आपके पेशेंट को वो कैसे एडमिट कर लेंगे, ये एक बहुत जायज बात है। तीसरी बात, अगर फिर भी कोई ऐसा मसला है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे हमें एक पेशेंट के माध्यम से पता चला कि एक पेशेंट को हर तरह की सिचुएशन के लिए तैयार होना पड़ेगा। अब सरकार अगर ये कहती कि हमारी तैयारी नहीं या हमारे पास इन चीजों की कमी है, तो अब तो सवाल देखिए उठेगा। 2 महीने का वक्त, अब जिस तरह से गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी कह रहे हैं कि 2 महीने का वक्त दिया गया लेकिन तैयारियां मुकम्मल नहीं हुई। हमारी तैयारी दिल्ली में
जुलाई के अंत तक 80,000 बेड अरेंज करने की है, हमारे पास तैयारी है, हमारे पास पूरा प्लान है और वो एक रोल आउट प्लान है, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो। लेकिन जिस तरह के केसेस मीम अफजल साहब गिना रहे थे, जो जिस केस के बारे में मैंने बताया, अगर इस तरह के मामले सामने आएंगे तो सवाल तो उठेगा और उसका जवाब आप लोगों को ही देना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग सरकार में है। मैं बहुत देर से वेट कर रहे हैं अरविंद वाजपेयी साहब। वाजपेयी साहब लीजिए आप, लेकिन बात तो सुन लीजिए। जी जी जी, देखिए, आप जल्दी से बात पूरी करिए। आपकी जिम्मेदारी है कि आप सही बात जनता तक पहुंचाएं। नहीं बिल्कुल। लोगों को एडमिशन इसलिए नहीं मिला क्योंकि पूरी दिल्ली में क्योंकि कहीं बेड अवेलेबल नहीं थे। एडमिशन इसलिए नहीं मिला क्योंकि जिस अस्पताल में वो गए वहां पर बेड अवेलेबल नहीं था, और इसका समाधान कर दिया गया है। इसी के लिए एक दिल्ली कोरोना ऐप बनाई गई, जिसमें अब 80 अस्पतालों का एग्जैक्ट बेड स्टेटस है, जैसे आप चलिए ये बहुत सराहनीय कदम है, लेकिन अब आगे से इस तरह की किसी के सामने कोई सिचुएशन ना आए, हम यही उम्मीद कर रहे हैं। मैं अरविंद वाजपेयी साहब, जैसे जैसे केसेस आगे बढ़ते जा रहे हैं, खतरा बढ़ता जा रहा है, तैयारियों पर अब सवाल उठने लगे हैं। अब लगातार जो कमियां वो एक तरह से निकल कर आ रही हैं। देखिए, इनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर मिस्टर मनीष सिसोदिया ने बयान दिया है कि 5.5 लाख केस होंगे जुलाई में, तो उसके हिसाब से इनकी तैयारी जीरो है। देखिए, हो क्या रहा है कि इन्होंने टेस्ट भी बंद कर दिए, मतलब आप किसी का टेस्ट नहीं करते, नंबर 1। नंबर 2, ये एडमिशन इसलिए नहीं देते हैं, उसको कहते हैं पहले टेस्टिंग रिपोर्ट लाइए। देखिए, जो बात मैं कहूंगा वो फैक्चुअल बात कह रहा हूं। ये किसी हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं मिलता है जब तक कि आप कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट नहीं लाएंगे। अब दिक्कत क्या हो रही है, सुनिए ना, सुनिए, बात सुन लीजिए। अरे सुन तो लो, पहले सुन लो ना। अरे पर गलत है, आप इसीलिए सुन लीजिए, कोई गलत नहीं है। ये भी मीम अफजल साहब, आपने सुना नहीं इनको? मैं भी केसेस बहुत गिना सकता हूँ इस तरीके के। ये हकीकत है कि आपने लोगों को कहा कि सिस्टमेटिक जो केस है वो घर पे ही रहिए और घर पे ही अपना करिए जो भी करना है। तो आपने तो पल्ला झाड़ लिया एक तरीके से। जब आप टेस्ट नहीं करेंगे, हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं देंगे, लोग हॉस्पिटल से हॉस्पिटल भागते रहेंगे, तो कैसे बनेगी ये कैसे आप कंट्रोल करोगे? 2,500 3,000 बेड आपने खाली रखे हुए हैं, वो किस लिए खाली रखे हैं? आप उनको एडमिशन दीजिए जहाँ भी चाहते हैं, उसके बाद और इंतजाम कीजिए। सुनिए ना, आतिश जी सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दे दीजिए। देखिए, मेरा सीधा कहना यह है, नहीं मैं तथ्य है, ये तथ्य, मैं कोई इधर उधर की तो सबको दिख रहा है, रोज अखबारों में छपा है, रोज मोहल्लों में दिख रहा है, रोज सबको इन चीजों की जानकारी है। और आप क्या कर रहे हैं? आपने कहा कि पहले आधार लाओ, दिल्ली का आदमी है कि नहीं है, आप दिल्ली के रहते हो कि नहीं, तब एडमिशन मिलेगा। आप बिहार के तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। वो तो एलजी साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला देते हुए उसको ऑर्डर को रद्द किया। आपके पास नहीं तो आपने तो एक और दीवार खींच दी थी। मैं रिस्पॉन्ड करना चाहूंगी पहले। ठीक है आतिशी जी, मैं 30 सेकंड दे रहा हूँ, मेरे पास टाइम बहुत कम है। जी आतिशी जी, अब जवाब आप दे दीजिए। वाजपेयी जी, आपके दो फैक्चुअल बातें गलत हैं। नंबर 1, दिल्ली की सरकार का ऑर्डर है अस्पतालों को कि किसी भी पेशेंट को अगर वो कोविड सस्पेक्ट है, कोविड लाइक सिम्टम्स है, उसको एडमिशन के लिए मना नहीं किया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, टेस्टिंग का मैं आपको बता दूं, पूरे देश में सबसे ज्यादा टेस्टिंग दिल्ली में हो रही है, 12,000 टेस्ट पर मिलियन है। अगर आप बाकी देखिए, आप कांग्रेस शासित राज्यों को देखिए, बीजेपी शासित राज्यों को देखिए, किसी का 2,000 टेस्ट, बिहार में 800 टेस्ट पर मिलियन, हरियाणा में अपने घर में 1,000 टेस्ट पर मिलियन, गुजरात में 4,000 टेस्ट पर मिलियन, इसमें हमारा दिल्ली में पूरे देश से ज्यादा टेस्टिंग हो रही है। अरविंद जी, मैंने टाइम दे दिया है। मीम अफजल साहब वेट कर, और गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, मैं दोनों से एक एक जवाब ले लेता हूं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, क्योंकि मुश्किल सबके सामने है, दिल्ली वालों से अगर कुछ कमियां उनके यहाँ है तो उनके सामने मुश्किल है, महाराष्ट्र में मुश्किल है, सबके सामने मुश्किल है, पूरी हुकूमत के सामने ही एक तरह से बड़ा मसला है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, महाराष्ट्र ने भी, वेस्ट बंगाल ने भी और दिल्ली ने भी इस मुश्किल घड़ी में पैकेज मांगा है सरकार से। अगर सेंटर की जिम्मेदारी बनती है, मरकज में आपकी सरकार है, कि जो पैकेज, जिस पैसे की मांग की जा रही है, जिस पैकेज की, वो एक तरह से इन रियासतों को दिया जाए, ताकि इस मुश्किल घड़ी में फिर परेशानियां इनके सामने ना आने पाए।
देखिए दिल्ली सरकार की प्रॉब्लम क्या है, अब पैकेज मांग रहे हैं। आज भी 6,800 करोड़ केंद्र सरकार ने थर्ड इंस्टॉलमेंट इस कोरोना के टाइम पे रिलीज की है। पैसे दे रहे हैं जिसकी जितनी आवश्यकता के अनुसार, जो जो उनकी एलिजिबिलिटी है उसके अनुसार पैसे दे रहे हैं। दिल्ली सरकार को अब यहाँ जवाब ये देना है। इलेक्शन के पहले कह रहे थे कि हमारे पास तो पैसे ही पैसे हैं, फ्री में बांट रहे थे बिजली पानी, ये बातें कर रहे थे, और आप कह रहे हैं पैसे नहीं है। अरे तो प्रॉब्लम तो यही है। अभी आतिशी जी कह रही है कि हम 80,000 बेड तैयार कर रहे हैं, तो आपने 2 महीने क्यों नहीं करा? इसीलिए तो विश्वास नहीं हो रहा कि आप अब कह रहे हो 80,000, आप 15 दिन में आप 80,000 बेड अरेंज कर लोगे, तो फिर ये 2 महीने तक क्यों नहीं आपने 80,000 बेड अरेंज कर लिए? 80,000 15 दिन में कर लेंगे तो अभी तो 2.5 लाख हो जाते। तो बात ये, अब आतिशी जी कह रही है किसी को दिक्कत हो तो मेरा फ़ोन ले लो। अरे आपके फ़ोन की बात, और आप बहुत बड़ी समाज सेविका होंगी, बात यह है कि सिस्टम आपने क्या डेवलप किया उसमें प्रॉब्लम है। आपने ना तैयारी करी, सिस्टम आपने जब तैयारी नहीं करी तो सवाल तो देखिए सेंटर पर भी उठ रहे हैं। जिस तरह की तैयारी, जिस तरह की कहनी और करनी में जो फर्क है उस पर भी गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी सवाल उठ रहे हैं। 21 दिनों का टाइम मांगा था मोदी जी ने, आज 2 से 2.5 महीने का वक्त गुजर चुका है। मीम अफजल साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे सर? देखिए, आपने बहुत अहम सवाल पूछा और वो आपके प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है, उस पर कोई खास बात नहीं हो सकी। फिर डॉक्टर कंवर ने थोड़ी रोशनी डाली। मेरी आवाज आपको आ रही है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल सुन पा रहा हूँ जी। देखिए, बुनियादी बात यह है, अभी आतिशी जी ने कहा कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, अगर वहाँ जगह नहीं है तो ये नहीं इल्जाम लगा सकते कि उनके पास बेड नहीं जी। मैंने अभी आपको LNJP हॉस्पिटल के बारे में बताया। लोगों को एतमाद नहीं है, उस एतमाद को बनाने का काम करिए। बिल्कुल आम पुरानी दिल्ली के अंदर ये कहावत मशहूर हो चुकी है कि LNJP में जब आदमी जाता है उसकी डेड बॉडी ही बाहर आती है, बल्कि बाहर क्या आती है, सीधी कब्रिस्तान पहुंचती है या शमशान जाती है। तो इसका मैं सुन लीजिए आप किस प्रकार की बातें कर रहे हैं, किस तरह की गैर जिम्मेदाराना बातें कर रहे हैं, मैं गैर जिम्मेदार कैसा मैसेज देना चाह रहे हैं? मतलब आप पेशेंट अस्पताल ना जाए कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपकी बात से तो ऐसा लग रहा है आप चाहते हैं कि कोई कोरोना हो जाए उसे लगे जी LNJP जाएंगे तो कब्रिस्तान। ये कैसे? आप जैसे व्यक्ति से ऐसी गैर जिम्मेदाराना बात की हमें उम्मीद नहीं है। जिम्मेदाराना बात नहीं है, बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना बात है। चिंता करनी चाहिए। नेशनल टेलीविजन पर किस तरह का एक मैसेज दे रहे हैं कि LNJP जाएंगे तो कब्रिस्तान पहुंचेंगे? मुझे बहुत दुख है आपकी बात पे मीम अफजल जी। आपको सोचना चाहिए। LNJP अस्पताल कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, और बिल्कुल हम सब कह रहे हैं, लेकिन आप आवाम को ये मैसेज देंगे तो लोग अस्पताल जाना छोड़ देंगे, और अगर अस्पताल नहीं जाएंगे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अगर आप जैसा जिम्मेदार व्यक्ति प्राइम टाइम टेलीविजन पे ऐसी बात करेगा कि LNJP जाने का मतलब है कब्रिस्तान पहुंचना, ये कैसी बात है? भाई लोग क्या कह रहे हैं? क्या चाहते हैं लोग अस्पताल ना जाए? वीडियो देखते हैं, ऐसी गैर जिम्मेदाराना बात की मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी। नहीं बिल्कुल, इस तरह के मुश्किल हालात में मीम अफजल साहब के कहने का देखिए मतलब आप समझिए आतिशी जी, और जाहिर सी बात है उनके कहने का मतलब ये नहीं है, वो इल्जाम नहीं लगा रहे, लेकिन यहाँ पर सबको जिम्मेदारी निभानी होगी और सबको मिलकर इस लड़ाई को लड़ना है। कोरोना को अगर शिकस्त देना तो हम सबको मुत्तहिद होकर और मिलकर लड़ना है। सेंटर को भी देखना होगा कि किस स्टेट को, किस रियासत को क्या कुछ जरूरत है, कहां पर मुश्किलात ज्यादा है, किसकी मदद कितनी ज्यादा करनी है। ये तमाम चीजें मिलकर ही हम इसे एक तरह से शिकस्त दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आतिशी जी, मीम अफजल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अरविंद बाजपेयी जी, डॉक्टर MS कंवर साहब और गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम डिबेट में।